हेलो एवरीवन, मैं ज्योति शर्मा। इस वीडियो में हम ओड टू ए नाइटिंगेल, जो कि जॉन कीट्स की लिखी हुई एक ओड है, उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हम हाफ ओड को डिस्कस कर चुके हैं, लाइन बाय लाइन उसका एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। यदि आपका वो वीडियो स्किप हो गया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक डाला हुआ है, लिंक पर क्लिक कीजिए, पार्ट 1 प्ले हो जाएगा। तो हम पार्ट 2 की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करें उससे पहले पार्ट 1 पर हल्की सी नज़र डाल लेते हैं। देखिए कि पार्ट 1 में पोइट ने हमें क्या बताया था। पार्ट 1 में यानी जो हमारी हाफ ओड है उसके अंदर हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि स्पीकर अपने आप को एज्यूम कर रहा है कि वो अपने आप को सुन्न महसूस कर रहा है। वो किसी बगीचे के अंदर, किसी बाग में या फिर किसी घने जंगल के अंदर बैठा है, जहाँ वो एक नाइटिंगेल की साउंड सुनता है और नाइटिंगेल की साउंड उसको इतनी ज़्यादा स्वीट लगती है कि वो उसके अंदर खो जाता है और खो जाने से अपने आप को सुन्न महसूस कर रहा है, अपने आप को बिल्कुल ऐसे महसूस कर रहा है जैसे अब उसे कुछ भी नहीं पता। वो क्या क्या बताता है हमें, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने हेमलॉक के प्लांट को चख लिया हो या फिर लिथी रिवर में डुबकी लगा ली हो। ये एक ऐसी रिवर होती है, कहा जाता है कि इसमें डुबकी लगाने से इंसान अपना सारा पास्ट भूल जाता है। वो कहता है कि तुम एक ड्रायड हो, कि नाइटिंगेल तुम एक ड्रायड हो। ड्रायड पेड़ों पर लटकी हुई अप्सरा होती है। ये सारे ग्रीक माइथोलॉजी से उठाए हुए हैं, सारे फ्रेजेस जो हैं, सारे जो हमारे सामने उसने एग्जाम्पल्स रखे हैं, ये सब माइथोलॉजिकल हैं। तो वो ड्राइड की तुलना करता है कि ड्राइड लग रही हो तुम मुझे, और मैं तुम्हारे पंखों पर बैठकर एक ऐसी दुनिया में चले जाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं अपनी परेशानियों से दूर चला जाऊँ। तो देखिए, अब यहाँ पर हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे कि बाकी का जो आगे का जो पार्ट है उसके अंदर पोइट हमें क्या कह रहा है। देखिए क्या बोलता है। आई कैन नॉट सी वट फ्लावर्स आर एट माई फीट, कि अब मैं देख नहीं सकता कि कौन से फ्लावर्स जो हैं वो मेरे पैरों के नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा पोइट है वो इस समय जब ये कह रहा है आई कैन नॉट सी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आंखों से देख नहीं सकता, कि अंधा है देख नहीं पाएगा, नहीं। यहाँ पोइट अब इमेजिनेशन के अंदर चला गया, तो वो इमेजिनेशन के हिसाब से सोचेगा। अब वो अपनी लाइव आंखों से आंखों को खोल कर नहीं देख रहा है, अब उसकी आंखें मान लीजिए बंद है, वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है। जैसे हम लोग कई बार नहीं आंख बंद करके इमेजिन कर रहे होते हैं, या फिर हम नींद में होते हैं तो सपना देख रहे होते हैं, तो वो हकीकत तो नहीं होती ना। तो कहने का मतलब क्या है कि पोइट अब क्या कह रहा है कि अब मुझे नहीं पता कि मेरे पैरों के नीचे कौन कौन से फ्लावर आ रहे हैं, या मैं जहाँ चल रहा हूँ जिन रास्तों में वहाँ कौन कौन से फ्लावर हैं। यहाँ पूरे इस आपको पैराग्राफ के अंदर यही चीज़ देखने को मिलेगी, यही चीज़ सुनने को मिलेगी कि किस तरीके से वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है। अब जो चीज़ें जो जैसे उसको खुशबू आएगी उस हिसाब से वो बताएगा। अब वो इन आंखों से नहीं देखेगा, अब वो अपनी इमेजिनेशन की आंखों से महसूस करेगा। तो देखिए, नोर वट सॉफ्ट इंसेन हैंग अपॉन द वफ। इंसेन का मतलब ही खुशबू होता है, जैसे धूप बत्तियां होती हैं जलाते हैं तो खुशबू आती है ना, इंसेंस होती है। कि अब मुझे नहीं पता कि ये जो भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है कि बो के ऊपर यानी किसी शाखा के ऊपर क्या चीज़ लटक रही है जिसकी ये खुशबू आ रही है। बट इन एम्बाल्म डार्कनेस, लेकिन इस लिपटी हुए अंधेरे के अंदर, एम्बाल्म का मतलब जैसे चारों तरफ हम लपेट कर रख दें या बचा कर किसी चीज़ को रख दें, सुगंधित करके किसी चीज़ को रख दें। डार्कनेस, लेकिन यहाँ एम्बार्म डार्कनेस है, तो इसका मतलब क्या है? अंधेरा चारों ओर लिपटा हुआ है। कि मैं एक ऐसी दुनिया में चला गया हूँ जहाँ पे मुझे मेरी इन वाली आंखों से, जो मेरी खुली आंखें हैं, इनसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अंधेरा है। लेकिन सिर्फ मैं महसूस कर पा रहा हूँ, क्या महसूस कर पा रहा हूँ कि वेयर विद द सीजनेबल मंथ एंड डोड, कि मैं अब जो चीज़ें महसूस करूँगा ना वो मैं अब आपको बताऊँगा कि मैं क्या सीज़न, कैसा सीज़न महसूस कर रहा हूँ। द ग्रास द थिक द फ्रूट ट्री वाइल्ड, कुछ ऐसा लग रहा है चारों तरफ जैसे घास है, पेड़ पौधे हैं, फल फूल हैं, और ये चीज़ें मैं फील कर पा रहा हूँ। यानी समझ लीजिए उसकी जो बाकी की जो सेंसेस है ना वो काम कर रही हैं, आंखें नहीं काम कर रही है क्योंकि खोल कर वो देख ही नहीं रहा है, तो बाकी की सेंसेस काम कर रही है। जब देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो जॉन कीट्स हैं वो नेचर में ब्यूटी देखते हैं, यानी ब्यूटी जो है ना, सुंदरता के पुजारी हैं, वो ब्यूटी के पुजारी हैं, कि खूबसूरती के अंदर वो इतने ज़्यादा खो गए हैं। वो जब उन्होंने उस नाइटिंगेल का साउंड सुना तो उस नाइटिंगेल का साउंड उनको इतना एन्चांटिंग लगा, वो उसके अंदर इतना ज़्यादा खो गए कि अब वो अपने दुख दर्द तकलीफ को भूल चुके हैं।
अब वो जो कुछ महसूस कर रहे हैं ना, वो हमारे सामने प्रेज़ेंट कर रहे हैं कि उन्होंने क्या-क्या महसूस किया। अब देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आया है व्हाइट हाथॉर्न। जो व्हाइट हाथॉर्न होता है ना, ये सफ़ेद नागफनी है। ये लग ब्रिटेन के ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलता है। और फिर आगे देखो वर्ड एक है पास्टोरल इलेक्टाइन। मैं ये वर्ड्स इसलिए आपको बता रही हूँ कि अब वो जो इमेजिन कर रहे हैं ना, उसके बेस पर आपको बताएँगे कि भई क्या-क्या चीज़ें वो फ़ील कर रहे हैं, और ऐसे-ऐसे शब्द उन्होंने उठाए हैं कि जो हमें ये बता रहे हैं कि वो प्रकृति के कितने ज़्यादा क्लोज़ रहे हुए हैं। यानी नेचर के कितने ज़्यादा टच में रहे हुए हैं कि इतनी बारीकियों से चीज़ों को हमारे सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये पास्टोरल इलेक्टाइन जो है, ये एक ओल्ड टाइप है रोज़ की। इसकी जो स्मेल होती है ना, वो होती है एक एप्पल के जैसी। यानी अब जो हमें वो शब्द बता रहे हैं, उससे हमें पता लग रहा है कि भई उस टाइम कौन-सा सीज़न चल रहा होगा। उस समय पे क्या क्या चल रहा होगा। तो देखो आगे बताएँ भी कि फास्ट फेडिंग वॉयलेट कवर्ड अप इन लीव्स, कि जो पत्तों के ऊपर वॉयलेट कलर का कुछ है, यानी वॉयलेट वॉयलेट कलर के से पत्ते हैं, वो थोड़े फेडेड फेडेड से लग रहे हैं। एंड मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड की सॉरी एंड मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड का मतलब है कि मई का महीना जो है वो लगभग चल रहा होगा। अब ये जो एक फ्रेज है ना, ये फ्रेज अगर क्रिटिकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इस फ्रेज के अंदर हम एक चीज बता सकते हैं कि यहाँ जो हमारी पोयम का, जो हमारे ओड का जो थीम है, मॉरलिटी वर्सेस इमोरलिटी, यानी कंट्रास्ट है मॉरलिटी और इमोरलिटी के बीच में। तो ये जो फ्रेज है, ये हमें ये बता रहा है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या है, वो इमॉर्टल है। उसका जन्म, उसका मरण निश्चित है। वो अगर जन्म लिया है तो मरेगा ज़रूर। उसके जीवन में उतार-चढ़ाव सब कुछ आएँगे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जो हमारे सामने रखी है, जैसे शब्द अब यहाँ पे आप देखो, ग्रास है, थिक्ड है, फ्रूट ट्री वाइड, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसकी तुलना जीवन के साथ में करें, तो कर सकते हैं ना किस तरीके से। और अगर हम पोएट के नज़रिए से या एक क्रिटिकल एनालिटिक के नज़रिए से अगर देखें, तो होती भी है। ग्रास का मतलब क्या है? जब मैदान के अंदर छोटी-छोटी सी घास उगती है, तो क्या होता है वो एक तरह न्यूबॉर्न बेबी की तरह ही तो होता है ना, कि घास उगी है, अभी थोड़ी और बड़ी होगी, शायद फूल भी लग जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि छोटी-छोटी सी जो चीज़ें हैं, उनसे वो हमारे जीवन को बता रहा है कि हमारा जीवन जो है वो किस तरह से चलता है। पहले ग्रास के रूप में होता है, बहुत छोटा-सा, हम बच्चे हैं, बेबी हैं, तो थोड़ा टाइम चलेगा। उसके बाद में जो हमारा यूथ है, वो हमारा लंबे टाइम तक चलता है। उसके अंदर काँटे भी होते हैं, उसके अंदर फूल भी होते हैं, उसके अंदर खुशबू भी होती है, तो उसके अंदर स्मेल भी होती है, यानी सारी चीज़ें होती है उसके अंदर। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारा किड्स है, वो हमें ये चीज़ बताना चाह रहा है कि हमारा जीवन जो है, वो एकदम से ये नहीं है कि स्ट्रेट है, कि एक एक जैसा चलेगा, हमेशा चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, नहीं। उसमें उतार-चढ़ाव, ऊँच-नीच सब आते हैं। तो यहाँ हमें ये है ना, नेचर की ये जो हमारे सामने प्रेज़ेंटेशन कर रहा है, वो हमें यही बताना चाह रहा है कि जो नेचर है, जो ब्यूटी है, मतलब वो जो सुंदरता है ना नेचर की, वो हमेशा बनी रहती है। लेकिन इंसान की ब्यूटी भी और इंसान की एज भी कभी एक जैसी नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। चलिए लाइन पे आते हैं। द कमिंग मस्क रोज़ फुल ऑफ dewy wine, द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शायद समर की ईव है, क्योंकि जैसी मुझे खुशबू आ रही है, रोज़ की आ रही है, वाइन जैसी मुझे खुशबू आ रही है, इन सब चीज़ों से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे समर ईव हो, यानी गर्मियों की जिस तरीके से कोई शाम हो। आगे देखिए अगले लाइन में क्या है, डार्कलिंग आई लिसन एंड फॉर मैनी अ टाइम आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईजफुल डेथ। अब यहाँ पर हमारा किड्स अच्छी तरीके से जानता है कि वो ट्यूबरक्लोसिस से ग्रस्त है, शायद थोड़े ही दिनों में वो मर जाएगा, क्योंकि उसका खुद का छोटा भाई भी ट्यूबरक्लोसिस से मर चुका है। उसकी दुख को, तकलीफ को, पीड़ा को वो बहुत अच्छे से, बहुत नज़दीक से देखा है, क्योंकि खुद एक मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट में था ये, तो ये सारी चीज़ों को जानता है कि मतलब ये जो मुझे बीमारी लगी है, इस बीमारी से मैं सर्वाइव तो नहीं कर पाऊँगा, मुझे मरना है। लेकिन यहाँ देखिए कि वो नेचर के, ब्यूटी के इतना ज़्यादा टच में है कि वो ब्यूटी में इतना ज़्यादा खो गए हैं, नाइटिंगेल के साउंड में इतना ज़्यादा खो गए हैं कि, तो वो क्या कहते हैं कि मुझे अब जो मरना है ना, वो भी आसान लग रहा है, कि मैं अब इतना ज़्यादा गहरा मतलब प्यार, ब्यूटी के, सुंदरता के अंदर इतना ज़्यादा खो गया हूँ मैं कि मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अब डर नहीं रहा हूँ मरने से। अब जो मरने का डर है ना, वो भी धीरे-धीरे से उनके दिमाग में से गायब सा हुआ है। क्यों? क्योंकि नेचर की ब्यूटी के गहराई के अंदर हैं वो, इसलिए। कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम इन मैनी अम्यूज्ड राइम, वो कहते हैं कि अब देखिए वो ये कहेगा कि ये जो चीज़ें हैं, जो टू टेक इनटू द एयर माय क्वाइट ब्रेथ, कि अगर मेरी सांसें धीरे-धीरे अगर रुकती भी है ना, तो मुझे उस चीज़ से कोई डर नहीं लग रहा है, मुझे उस चीज़ से कोई घबराहट नहीं हो रही है, क्योंकि नाउ मोर देन एवर सीम्स इट इज़ टू डाई। अब तो मुझे ऐसा लगेगा कि मरना जो है ना, वो बहुत अच्छा है।
क्यों? क्योंकि जब वो इस इमेजिनेशन में खोए नहीं थे, तो वो दर्द में थे, वो तकलीफ़ में थे, वो परेशानियों में थे। बचपन से ही उन्होंने बहुत सारी परेशानियाँ देखी है, मदर-फ़ादर की डेथ देखी है, छोटा भाई जो है वो मर जाता है, तो इन्होंने ज़िंदगी में दुःख ही दुःख देखे हैं। लेकिन इस समय वो नाइटिंगेल के साउंड में खोकर एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं इमेजिनेशन की में, कि वो पीछे की तकलीफ़ को भूल गए हैं। उस समय तो उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने छोटे भाई को तड़प-तड़प कर मरते हुए देखा, तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ थी। लेकिन आज वो अभी जो हमारे सामने इमेजिन अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, इमेजिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, वो अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना पिछला कुछ याद ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि अब मुझे कुछ डर नहीं लग रहा है। टू चीज़ अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन, मतलब एक रात को चाहे मेरी सांसें रुक जाएँ, तो मुझे कोई दर्द नहीं होगा। बिना दर्द के है ना मैं मर जाऊँगा। व्हाइल thou art pouring forth thy soul abroad in such an ecstasy, और मेरी जो आत्मा है, वो एकदम आनंद के साथ दूसरी दुनिया में चली जाएगी। एक्सटेसी का मतलब होता है आनंद, मतलब आनंद से भरी हुई दुनिया के अंदर आराम से चली जाएगी। अब मुझे कोई डर नहीं है। स्टिल Wilt thou sing, and I have ears in vain to thy high requiem became ascent. रिक्वेम जो होता है ना, रिक्वेम जो है ये क्रिश्चियन सेरेमनी है, जिसके अंदर एक प्रेयर होती है, मतलब एक क्रिश्चियन सेरेमनी है जब प्रेयर होती है, और वो प्रेयर किसके लिए? डिपार्टेड सोल के लिए करी जाती है, जो मतलब दुनिया से चली गई है। तो कह रहे हैं अब मुझे तुम्हारी आवाज़ ऐसे लग रही है जैसे मैंने दुनिया छोड़ दी, मेरी आत्मा दूसरी दुनिया में चली गई, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारी जो वॉइस है ना, वो मेरे लिए क्या कर रही है? वो मेरे लिए एक तरह की प्रेयर कर रही है। यानी डिपार्टेड सोल के लिए जो प्रेयर करी जाती है ना, उसको बोलते हैं रिक्वेम। तो क्रिश्चियन सेरेमनी होती है एक तरह की ये। अब देखिए आगे क्या कहता है, आगे देखिए। Thou was not born for death। अब देखिए बहुत सारे वर्ड्स जो है ना हमारे पास में आर्केक वर्ड्स आए हैं, अभी पिछले 2 स्टेजा के अंदर भी आए हैं, और हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी ये चीज़ आपको बहुत बारीकी से बताई थी। जैसे ये शब्द आते हैं ना, जैसे दाऊ है, दाई है, ये जो वर्ड है नाइटिंगेल के लिए आ रहे हैं। दाऊ, यू, योर, ती, मतलब ये जो वर्ड्स है ये आर्केक वर्ड है, यानी प्राचीन काल से जो है, जिस समय हमारे पोइट ने लिखा था, उस समय पे ये वर्ड यू, योर वगैरह के लिए यूज़ किए जाते थे। तो दाऊ जो शब्द है, या नाइटिंगेल के लिए यूज हुआ है। नाइटिंगेल के लिए क्या कह रहा है? दाऊ वाज नॉट बोर्न फॉर डेथ, कि तुम मरने के लिए नहीं बनी हो, तुम्हारा जन्म जो है वो मरने के लिए नहीं हुआ है। इमॉर्टल वर्ड। अब देखो ये जो हमारा पैरा है, ये पैरा हमारे सामने, ये पैराग्राफ हमें इजीली बता रहा है ये चीज़, कि मॉरलिटी और इमोरलिटी दोनों के बीच में किस तरीके से कंट्रास्ट रखा है। इमॉर्टल बोला है ना बर्ड को, यानी बर्ड जो है अगर वैसे ह्यूमन बीइंग के नज़रिए से देखा जाए, या फिर ये कहें कि लिविंग बीइंग के नज़रिए से देखा जाए, तो बर्ड भी जन्म लेते हैं और मरते हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने नाइटिंगेल को खाली एक बर्ड नहीं माना, यहाँ नाइटिंगेल की जो साउंड है उसको इन्होंने ब्यूटी माना है, नेचर माना है, और जो नेचर की ब्यूटी है वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो बर्ड को बोला है इन्होंने इमॉर्टल, कि तुम इमॉर्टल हो, तुम अमर हो। नो हंग्री जनरेशन ट्रेड दी डाउन, कि कोई भी जनरेशन जो है ना तुम्हारी, वो इसलिए नहीं है कि भाई आएगी और चली जाएगी, कि तुम्हारा इंतजार, भाई इस तरीके, ऐसा नहीं है कि कोई जनरेशन, आने वाली जनरेशन इस चीज़ का वेट कर रही है कि तुम मरोगे और फिर हम आएंगे, ऐसा नहीं है। ह्यूमन बीइंग में ऐसा होता है। ह्यूमन बीइंग में जनरेशन टू जनरेशन जो है चीज़ें चलती रहती हैं, यानी जनरेशन जो है वो चलती रहती हैं। ओल्ड ओल्डर चेंजेस यील्डिंग प्लेस टू न्यू, जैसा कि कहावत में भी कहा गया है कि हर नए को जगह तब मिलती है जब पुराना जगह छोड़ता है। तो ये चीज़ें हैं एक ह्यूमन जनरेशन के अंदर। लेकिन बर्ड को क्या बोला है? इमॉर्टल बर्ड, कि तुम्हारा जो साउंड है ना वो कैसा है? इमॉर्टल है। इस साउंड की जगह कोई भी नहीं ले सकता, अमर है ये जैसा पहले था वैसा अब है। क्या कहेगा देखिए आगे, देखिए बहुत अच्छी बात कह रहा है कि द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट वाज हर्ड, कि जो मैंने तुम्हारी वॉइस सुनी है ना, ये ऐसा नहीं है कि अब आज रात को मैंने सुनी है, बस तुम पहली बार तुमने साउंड किया है। नो, इन एंशिएंट डेज बाय एम्परर्स एंड क्लाउन, कि प्राचीन टाइम में जहाँ पे एम्परर हुआ करते थे, और एम्परर्स को खुश रखने के लिए उनके क्लाउन हुआ करते थे। क्लाउन, जोकर, जोकर को बोलते हैं क्लाउन, जो वर्ड है ना ये है, इसको कहते हैं जोकर, कि जो एम्परर्स होते थे, जो क्लाउन होते थे, उस टाइम पे भी तुम हुआ करती थी, तुम्हारा जो साउंड है वो उनको अम्यूज किया करता था। हाँ, परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग दैट फाउंड ए पाथ थ्रू द सैड हर्ट ऑफ रूथ। अब देखो रूथ जो है ना, रूथ एक करेक्टर है बिब्लिकल। बिब्लिकल करेक्टर एक ऐसा है कि जो मतलब बहुत परेशान थी, इसका पति जो है वो मर जाता है, ये अपनी मदर इन लॉ के साथ रहती है, इसकी दूसरी शादी हो जाती है, बहुत अच्छे मतलब एक रॉयल एंसेस्टर्स के साथ में इसकी शादी हो जाती है, लेकिन फिर भी ये अपने घर को नहीं भूल पाती। तो ऐसा कहते हैं कि नाइटिंगेल, जो हमारे पोइट है वो कह रहे हैं कि नाइटिंगेल तुम्हारी साउंड तो रूथ ने भी सुनी होगी। बिब्लिकल करेक्टर की बात कर रहा है, यानी बहुत पुरानी बात हो रही है कि उस समय भी तुम्हें रूथ ने भी सुना है, तुम्हें एम्परर्स ने भी सुना है, मैंने भी सुना है। इसका मतलब तुम तो चली आ रही हो, तुम ना मरी हो ना मरोगी। इसका मतलब क्या है? इमॉर्टल हो तुम।
शी स्टूड इन टीयर्स अमिड द एलेनकॉर्न द सेम दैट ऑफ टाइम्स हैड, कि वो जब बहुत अकेली थी, अपने घर को बहुत याद कर रही थी, रो रही थी, तो शायद तुम्हारी साउंड ने उसको भी रिलैक्स किया होगा। चार्म्ड मैजिक चीज मैंड ओपन ऑन द फॉर्म ऑफ पेरिलस सी इन फेयरी लैंड फॉरलॉर्न, कि तुम तो उस समय पे ही सुनी जाती थी जिस समय कोई समुद्र के अंदर, ऑफ पेरिलस सी इसका मतलब होता है कि बहुत ही खतरनाक डेंजरस समुद्र के अंदर अगर कोई जहाज खड़ा है तो उस जहाज की खिड़कियां भी खुल गई होंगी तुम्हारी साउंड को सुनकर, कि तुम्हारी वॉइस जो है ना वो तो इतनी ज्यादा पुरानी है, यानी तुम्हारी वॉइस जो है वो इतनी ज्यादा इमॉर्टल है, तुम्हारा जो साउंड जो है वो इतने प्राचीन टाइम से चला आ रहा है, मैंने सुना है और आने वाली जनरेशन भी सुनेगी, वो भी इसकी प्रेज करेगी। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आने को है जिसका जो है फोरलोन। फोरलोन का मतलब होता है अकेला। फोरलोन का मतलब क्या हो गया? अकेला। कि ये जो शब्द है ना ये कह रहा है कि अब अब हमारा जो पॉइंट है वो इमेजिनेशन से थोड़ा सा बाहर निकलेगा। जो अकेला शब्द आया ना ये इसको हिंट कर गया, अब ये बेल की तरह काम करेगा। देखिए आगे चलते हैं हम, आगे देखना आगे क्या कहता है। फोरलोन द वेरी वर्ड इज लाइक ए बेल, बोला है ना, लाइन के अंदर आ गया। देखिए इज वर्ड इज लाइक ए बेल। फोरलोन जो शब्द, जब अकेला शब्द जो आया, ये अकेला सुनकर जो हमारा पॉइंट है उसके दिमाग में आ गया। अब उसको थोड़ा एक झटका सा लगा, एक घंटी सी, जैसे हम मान लो सो रहे हैं और अलार्म बजा, अलार्म बजता है तो हम एकदम से ऐसे जाग नहीं जाते हैं, उस तरीके से जो फोरलोन शब्द जब आया ना, जैसे ही उसने बोला कवि ने, तो उसको भी झटका सा लगा कि अकेला। अब उसे महसूस हो रहा है कि अरे मैं कितना अकेला हूं। अब उसको है ना अपनी प्रेजेंट जो है ना वो सिचुएशन ध्यान आ रही है क्या, अब वो बोलेगा, देखना क्या कहता है। टू टोल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ। आप देखिए दी, यहाँ दी जो है नाइटिंगेल है, माई सोल सेल्फ यानी खुद पोइट, माई सोल सेल्फ यहाँ पोइट हो गया खुद, है ना, हमारा जो स्पीकर है वो हो गया, और ये जो दी है ना ये नाइटिंगेल हो गई। ठीक है, तो अब जो ये शब्द है ना ये क्या बता रहा है, देखो अब वो बताएगा, अब हकीकत के अंदर आएगा। और अब देखिए क्या कहता है। अड्यू, अड्यू का मतलब क्या होता है? अलविदा। अड्यू द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल। हाँ, कि अब तुम्हारी जो कल्पना है ना वो मुझे ज्यादा देर के लिए चीट नहीं कर सकती, चीट मुझे धोखा नहीं दे सकती, है ना, कि अब तुम्हारी जो कल्पना है मुझे ज्यादा देर के लिए धोखा नहीं दे सकती। क्यों? अब वो इमेजिनेशन से धीरे 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 वापस आ रहा है। एंड शी इज फेम टू डू डिसीविंग एल्फ, कि तुम बहुत मतलब अपनी वॉइस से, अपने साउंड से जो है ना बहुत धोखा दे चुकी हो, मतलब मुझे बहुत भ्रम में रख चुकी हो, मेरी जो हकीकत है उसको भुलाकर मुझे सपनों की दुनिया में ले गई, तुम इमेजिनेशन की दुनिया में ले गई। अब मैं उस धोखे से बाहर आ रहा हूँ धीरे धीरे। अड्यू, अड्यू यानी अलविदा करता है वो उसको। अड्यू अड्यू दाई प्लेंटिव एंथम फेड्स। अब वो कहता है प्लेंटिव एंथम। अब इसको है ना नाइटिंगेल की जो साउंड है वो कैसी लग रही है? सोरोफुल लग रही है। प्लेंटिव एंथम का मतलब होता है ना सोरोफुल, सोरोफुल एंथम यानी सॉन्ग, कि एक बहुत दुख से भरा हुआ गीत। अब लग रहा है कि जैसे ये दुख से भरा हुआ कोई गीत गा रही है, और वो भी कैसा होता जा रहा है? फेड होता जा रहा है। जैसे देखो आपको फोटो में दिख रहा है ना कि नाइटिंगेल उड़कर जैसे दूसरी तरफ जा रही है। क्या कह रहा है कि पास्ट द नियर मिडोज, कि अब तुम पास के नजदीक के जो घास के मैदान है अब शायद तुम उस तरफ मूव कर रही हो। ओवर द स्टील स्ट्रीम अप द हिल साइड, हिल साइड की अब तुम दूसरी तरफ, दूसरे पर्वतों की तरफ हिल साइड पे जा रही हो। एंड नाउ इट्स बरीड डीप, अब तुम्हारी आवाज जो है वो गहरी होती जा रही है, यानी जैसे तुम बहुत गहराई में से बोल रही हो। डीप, जब हम बिल्कुल एकदम गहराई में खड़े होकर, एक कुएं की तली में खड़े होकर अगर हम बोलेंगे तो हमारी ऊपर तक आवाज थोड़ी ना सुनाई देगी ढंग से, हल्की सुनाई देगी ना। कह रहे अब तुम्हारी आवाज जो है ना दबी दबी सी लग रही है, अब थोड़ी हल्की हल्की सी लग रही है। इन द नेक्स्ट वैली इज ग्लेड, अब ऐसा लग रहा है जैसे तुम दूसरी घाटियों में चली गई। वाज इट ए विजन और ए वेकिंग ड्रीम, या ये क्या मैं जागते हुए सपना देख रहा हूँ, या फिर खाली ये मेरे एक विजन है, भ्रम है। फ्लीड इज दैट म्यूजिक, कि अब ऐसा लग रहा है जैसे संगीत जो है कहीं दूर चला गया है। डू आई वेक और स्लीप, अब यहाँ देखो इस लाइन के अंदर वो खुद ही अपने आप से सवाल कर रहा है। क्यों? यहाँ अब हमें पता लग रहा है कि ये जो पूरी की पूरी ओड है ना ये उनकी इमेजिनेशन है, ये उनकी कल्पना है, उनके कल्पनाओं के शब्द हैं ये। अब उन्हें पता लग रहा है, अब वो खुद अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि भाई मैं जाग रहा हूँ या फिर मैं सो रहा हूँ, ये जो कुछ मैंने देखा, जो बंद आंखों से मैंने देखा, ये मेरी इमेजिनेशन थी या फिर हकीकत थी। ये हमारा पूरा ओड आज कंप्लीट हो गया। तो आपने वीडियो को देखा, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।